हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स त्योहार में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन अवश्य मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि 798 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। यानी 798 इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो आइए इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 बचेगा 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, हासिल 1 2 नीम 18। ठीक, इसके बाद इसको काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब कटेगा ये 7 से, 7 एकम 7, 7 नीम 63 और ये 19 से कटेगा। यानी कि 798 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 19। ठीक है, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन में। इसमें कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है या नहीं। ठीक है, जो शून्यक दे रखा है इसमें देखिए, एक बहुपद दे रखा है और साथ में 2 शून्यक भी दे रखे हैं। तो हमें जांच करना है कि शून्यक है कि नहीं। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बहुपद है, हमें x का मान ये दोनों रख के चेक करना पड़ेगा कि शून्यक है या नहीं। तो हम लिखेंगे पहले x बराबर 3√3 रखने पर। ठीक है, इसमें x की जगह पे 3√3 रखेंगे। तो यहाँ पे रख देते वैल्यू। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा गुणा, ये 3 है और √3 का √3 से करेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, माइनस का 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, माइनस का 9। तो इसको सॉल्व करते हैं 27, देखिए माइनस माइनस प्लस, 18 और 9 27 होंगे। यानी कि इसको हल करने पे 0 आ रहा है। तो एक चीज़ तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 3√3 दिए गए बहुपद का शून्यक है, क्योंकि ये 0 आ गया। ठीक है, शून्यक है। अब दूसरा चेक करेंगे, ये x बराबर √3 रखने पर, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -√3 रखने पर। ठीक है, उसी बहुपद में रखेंगे, ये जो बहुपद है ना इसी में ही रखेंगे। तो आइए रख देते हैं यहाँ पे। ठीक, वैल्यू तो रखना आ जाएगा आप लोगों को ना, बहुत इजी है, बस वैल्यू रख के उसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये रख देते हैं और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए -√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये 2 है और √3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, माइनस का 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 3 दूनी 6 -9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 - 9 बराबर 0। तो ये भी शून्यक हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -√3 दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, ये लिखना पड़ता है, नीचे वाला लाइन लिखना पड़ेगा, ये लैंग्वेज होता है, लिखना पड़ता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी √2, √8, √18, √32 का अगला पद लिखिए। तो देखिए सबसे पहले हम प्रथम पद निकाल लेते हैं। a बराबर क्या है, √2 है। अब d निकालेंगे। d में क्या होता है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। अब देखिए ऐसे नॉर्मली घट नहीं सकता है। तो 8 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, देखिए 2 × 8, 2 दूनी 4, 2 × 1 2, यानी 2 का जोड़ा बन गया, वो तो बाहर, और 2 ऐसे इस प्रकार से बनेगा। तो 2√2 में से √2 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, √2 बचेगा, यानी d बराबर आ जाएगा √2। अब देखिए हमें कौन सा पद निकालना है, अगला पद निकालना है। तो 1 2 3 4 5, यानी हमें a5 निकालना है। तो देखिए a5 बराबर क्या होगा, a + 4d। ये कैसे आया, ये इस फॉर्मूले से आया, an बराबर a + n - 1 × d। अब हमें पांचवा पद निकालना है। तो देखिए a5 बराबर a + 5 में से 1 घटा देंगे, d आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब a5 बराबर क्या हो जाएगा, a + 5 में से 1 गया 4d। तो हम ना शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, सिर्फ इतना सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा, हम शॉर्ट में ये लिख सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए A5 बराबर A क्या है हमारे पास, √2 4 और D क्या है, √2 है। तो देखिए 4√2 में और एक √2 जोड़े देंगे तो कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। अब ये जब रूट के अंदर जाएगा तो इसका स्क्वायर होगा, फिर अंदर गुणा होगा, यानी 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √50 आ जाएगा अगला पद इसका, ठीक। आई होप समझ में आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि ये रूट के बाहर है। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, रूट के अंदर लाने के लिए क्या किया था, हमने जोड़ा बना दिया था, यानी रूट से बाहर लाने के लिए हमने जोड़ा बना के 1 कर दिया उसको, यानी 2 गुणा 2 को हमने सिर्फ 2 ही लिखा था ना यहाँ पे। अब रूट के अंदर जाने के लिए ये फिर तो विस्तार हो जाएगा ना, 5 गुणा 5 हो जाएगा, बस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन और शंकु के आधार तथा ऊंचाइयाँ समान है, ठीक है, आधार और ऊंचाई इसमें समान है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक। आयतन का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि आधार का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है और ऊंचाई है वो समान है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना बेलन तथा शंकु की त्रिज्या बराबर r, फिर बेलन तथा शंकु की ऊंचाई ये भी तो समान है, यानी दोनों का h ही मान लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक बेलन है यहाँ पे, ठीक है, और एक शंकु है, इस प्रकार से। तो यहाँ से यहाँ तक r है और यहाँ से यहाँ तक भी r है, और ये h है, तो यहाँ से यहाँ तक भी h हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इसके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे बेलन का आयतन बट्टे शंकु का आयतन। अब देखिए यहाँ पे बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h, और शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 πr²h, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा, r² से r², h से h कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 नीचे 1/3। अब देखिए जब 1/3 ऊपर जाएगा या 3 ऊपर चला जाएगा तो नीचे 1 ही तो बचेगा, तो यहाँ पे 3:1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन बट्टे शंकु का आयतन, ठीक है, ये 3:1 में आएगा, ठीक। तो बस ये आंसर होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं बेलन का आयतन फिर अनुपात लगा के शंकु का आयतन, ठीक है, बट्टे में ना करके अनुपात लगा दीजिए, तब भी ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, इसमें कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में 2 संकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र O है की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, एक बाह्य बिंदु P से इन वृत्तों पर 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची जाती है। यदि AP बराबर 12 सेंटीमीटर है तो BP ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र है, इस चित्र से देख के हमें बनाना है, ठीक है। तो आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा क्या होता है, लंब होता है, ये लंब होता है, ये भी यहाँ से लंब हो जाएगा, ठीक। तो हम अगर बात करते हैं त्रिभुज OAP में, पाइथागोरस लगा देंगे इसमें, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के OP निकाल लेंगे। अब OBP ये भी तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है। जब ये निकल जाएगा OP और OB हमें पता है, तो फिर से पाइथागोरस लगा देंगे तो BP आ जाएगा, वही तो हमें ज्ञात करना है BP। समझ में आ गया ना। तो आइए इसमें लिखते हैं, देखिए ये 90 डिग्री 90 के जस्ट सामने वाला कर्ण होता है हमेशा, तो लिखेंगे OP² बराबर OA² यानी आधार प्लस AP² यानी लंब। वैल्यू रख देते हैं, OP² बराबर OA क्या है, देखिए यहाँ पे OA 5 सेंटीमीटर, यहाँ चित्र से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हमने अलग से लिख के रख दिया है यहाँ पे ताकि इजी हो जाए क्वेश्चन थोड़ा, ठीक है। तो AO या OA बात एक ही है, ठीक। 5² प्लस AP देखिए 12 है, 12 का होल स्क्वायर यानी OP² इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो OP² इक्वल्स टू इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 169 हो जाएगा।
अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस माइनस लिख भी सकते हैं यहाँ पे। और देखिए 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। इससे हमें ये पता चल गया है कि ये जो OP है ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल पे लगाएंगे, ट्रायंगल OBP में, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें भी वही है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण क्या है, ये 90 डिग्री है ना, इसके जस्ट सामने वाला कर्ण होगा, यानी OP स्क्वायर बराबर आधार क्या है, आधार BP या BO दोनों में से किसी एक को मान सकते हैं। तो हम OB को आधार मान लेते हैं और BP को लंब मान लेते हैं। तो देखिए OP अभी हमारा आया था 13 आया था, इसका होल स्क्वायर, और OB क्या है 3, ठीक है, यहाँ पे भी लिख कर रखा है 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और BP हमें फाइंड करना है, तो BP को ऐसे लिख देंगे। तो 13 का स्क्वायर 169 होगा। अब 3 3 जा 9 होता है, 9 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे BP का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 160 आ जाएगा इक्वल्स टू BP स्क्वायर, इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा ये, ठीक, BP। अब स्क्वायर रूट इसका निकाल देते हैं, ठीक है, फैक्टराइज मेथड से निकाल सकते हैं या तो हम डिवाइड मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो 160 इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 8 जा 16 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। देखिए पेयर किसका इसका बना है, इसका पेयर बन गया है, ठीक है, इसका भी बन गया है, लिख दिया। इसका नहीं बना है तो इसको अंडर रूट में रख देते हैं। 2 2 जा 4, अंडर रूट 5, यानी BP की वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप इसको डिवाइड मेथड से भी कर सकते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, डेसिमल में आंसर आ जाएगा, दशमलव में, ठीक है। तो डिवाइड मेथड से आप लोग कर लीजिएगा। अब वैसे ये है इसका आंसर, BP की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में PE, BC के समानांतर है तथा AD बराबर 2 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE के क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र दे रखा है, ठीक है, इसी चित्र को हम बना लेते हैं और जो जो मान दे रखा होगा उसको हम लिख लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने चित्र बना लिया है। अब इसमें AD बराबर 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, AD कौन सा है, ये वाला 2 सेंटीमीटर है, और BD है हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें त्रिभुज ADE और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें बड़े वाले त्रिभुज ABC का ये भुजा ज्ञात करनी होगी, यानी AB क्या हो जाएगा, AD प्लस DB, यही तो होगा, ध्यान से देखिए। AB होने के लिए क्या चाहिए, AD प्लस DB। तो AB बराबर 2 + 3, यानी AB बराबर हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। अब पता है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा त्रिभुज AB एरिया ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल ADE। एरिया का मतलब क्षेत्रफल होता है। तो हमने क्या किया, ABC का क्षेत्रफल को ऐसे लिखा बट्टे ADE के क्षेत्रफल को ऐसे लिखा। और हमें प्रमेय से पता है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए ABC की भुजा कौन सी है, AB है, बट्टे ADE की भुजा क्या है, AD है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे, आगे हल करते हैं। AB हमने निकाला था 5 निकाला था, और AD पहले से दे रखा है 2, इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 5 पंजे 25 और 2 दूनी 4, यानी इसका जो अनुपात आ जाएगा वो 25:4 आ जाएगा। बस आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 4 लाल तथा 6 काली गेंदें हैं। थैले में से एक गेंद यदृच्छाया निकाली गई, एक काली गेंद के निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लाल गेंदों की संख्या, ठीक है, लाल गेंदों की संख्या। ये सब आप लोग इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। ये जो लिख रहा हूँ ना, ये लिखना पड़ेगा बोर्ड के पेपर में, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक। तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है, इसमें 4 है। काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या, देखिए काली गेंदों की संख्या इसमें 6 है। तो कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल गेंदों की संख्या 6 और 4 10 हो जाएगा, लिख लिया हमने। अब क्वेश्चन में बोला है कि काली गेंद निकलने की प्रायिकता, तो यहाँ पे लिखेंगे काली गेंद
निकलने की प्रायिकता, काली गेंदों की संख्या बट्टे कुल गेंदों की संख्या, यहाँ पे लिखेंगे काली गेंदों की संख्या बट्टे कुल गेंदों की संख्या। अब देखिए काली गेंद इसमें कितनी है, 6 है, और कुल गेंद कितनी है, 10 है। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/5। बस सॉल्व हो गया है। ठीक है, देखिए जो लैंग्वेज है आप लोग लिखिएगा, नहीं तो मार्क्स कट जाता है। ठीक है, डायरेक्ट मत लिखिएगा। यहाँ पे कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि यहाँ पे ये तो आ सकता है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा कि काली गेंद निकलने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो काली गेंद कितने हैं, 6 है, और कुल गेंद कितने हैं, 10 है, तो वही आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है और जैसे मैंने बताया वैसे भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी मेथड से आप लोग कर सकते हैं, मार्क्स पूरे मिलेंगे दोनों में। अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 तथा √5 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। तो देखिए शून्यांकों का योग दे रखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। शून्यांकों का जो योग है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर वो 0 है, और गुणनफल अल्फा बीटा बराबर √5 है। तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे क्योंकि दे रखा है, प्लस अल्फा बीटा की जगह √5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x² देखिए पूरा 0 हो जाएगा, तो x² प्लस √5 हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हो सकता है कि x² प्लस √5 और k वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ क्यों होता है। देखिए कभी भी अगर बट्टे में होता है ना कोई नंबर, जैसे इसके बट्टे में 2 3 4, तो वो बट्टे में वाला संख्या हटा करके ये लिख देते के, और वहाँ पे कहते हैं कि एक वास्तविक संख्या है। तो वैसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है। ठीक है, किसी मेथड से आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, पहले मैं थोड़ी कंडीशन बता दूं संगत असंगत कब होते हैं। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है तो ये संगत होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये भी संगत की कंडीशन होती है। ठीक, तीसरी कंडीशन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये वाला असंगत होते हैं कंडीशन। ठीक है, कंसिस्टेंट ये दोनों और ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो हमें ये पहले प्रूफ करना है। 2 समीकरण दे रखे हैं ना, तो उसको पहले प्रूफ देखना है, ये अनुपात निकाल के देखना है a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या आ रहा है। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे, और इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कर देंगे। ठीक है, तो a1 बराबर निकलेगा 2, b1 बराबर -2 और c1 बराबर -2, a2 बराबर 4, b2 बराबर -4, c2 बराबर -5। ठीक है, ये हो जाएगा। अनुपात निकाल देते हैं a1/a2। देखिए a1 क्या है, 2 है, और a2 4 है। इसको अगर काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। b1/b2 निकाल लेते हैं, b1 -2 है और b2 -4, इससे काटेंगे तो 1/2 इसका भी आ रहा है। c1/c2 निकाल लेते हैं, देखिए c1 -2 है और c2 -5 है, इससे काटेंगे तो 2/5 आ रहा है। इसका मतलब है a1/a2 देखिए 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये मैंने कंडीशन मैंने अभी बताया था ना, देखिए यहाँ वाला कंडीशन मैंने अभी बताया था इस पेज में। ये देखिए असंगत है ना ये, तो यहाँ पे बस लिख देंगे असंगत। ठीक है, ये वाला क्या कंडीशन है, असंगत की। तो लिखेंगे अतः समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है, कंडीशन के ऊपर ध्यान देंगे, असंगत लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय तालिकाओं के प्रयोग बिना निम्न का मान ज्ञात कीजिए। sin 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 65 इंटू cos 25 इंटू sin 65 प्लस sin² 25 प्लस sin²
25। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पे यहाँ पे मिसप्रिंट है, लास्ट में जो लिखा है ना साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 25, वहाँ पे दोनों 25 नहीं होगा, एक 65 होगा और एक 25 होगा। तो आइए इसको पहले सही करके लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। देखिए हमने इसको सही करके लिख लिया, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65। क्वेश्चन में दोनों में 25 था, ऐसा नहीं होगा, एक चेंज होगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे साइन और कॉस है, तो किसी एक को चेंज कर दीजिए, साइन को कॉस में कर देते हैं। तो कॉस, जब साइन को कॉस में चेंज करते हैं तो 90 माइनस ये जो थीटा होता है यानी 25 लिख देंगे, और इसको ऐसे लिख देंगे कॉस 65 को। ठीक है, प्लस अब कॉस और साइन है, तो देखिए इसमें से हमने साइन को चेंज किया था, तो इसमें से कॉस को चेंज करना पड़ेगा। अगर इसमें हम कॉस को चेंज करते हैं तो इसमें साइन को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम कॉस को चेंज करेंगे तो ये लिखेंगे साइन 90 माइनस 25 और ये साइन 65 प्लस, इसमें भी देखिए अगर इसको चेंज करते तो इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले वाले को ही चेंज करते हैं, साइन को कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो वही आ जाएगा साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 25 प्लस साइन स्क्वायर 65। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉस 90 में से 25 माइनस करेंगे 65, और ये 65 ऑलरेडी है, कॉस 65 को ऐसे लिख देते हैं, अगले स्टेप में सॉल्व कर देंगे। साइन 90 में से 25 माइनस करेंगे 65, और यहाँ पे भी साइन 65 मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है तो बीच में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर 90 में से 25 माइनस करेंगे तो 65 आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 65। अब देखिए यहाँ पे कॉस, ये भी कॉस है और थीटा भी सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन 65 में साइन स्क्वायर 65 प्लस, इसको वैसे लिख देते हैं, अगले लाइन में इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर 65 और ये साइन स्क्वायर 65। देखिए इन दोनों को हम 1 लिख सकते हैं, इसको भी 1 लिख सकते हैं। रीज़न बताऊंगा अभी क्या है, इसको 1 लिखेंगे प्लस इसको भी 1 लिखेंगे, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। देखिए रीज़न क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो बस वही है। देखिए दोनों का थीटा सेम है तो 1 लिख दिया, इधर भी दोनों का थीटा सेम है 1 लिख दिया, और स्क्वायर भी है साथ। अगला क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु 2,3 6 k,6 और 3,2 संरेख हो। ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है के का। तो इसमें देखिए संरेख के लिए तीनों एक ही लाइन पे होंगे, ये कंडीशन होती है। तो पहला निर्देशांक दे रखा है 2,3 दे रखा है, दूसरा दे रखा है k,6 और तीसरा दे रखा है 3,2। ये संरेख बतानी है। तो देखिए यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ऐड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर k, y2 बराबर 6, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तो देखिए संरेख की कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल लगता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये वाले फार्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए संरेख है, ये संरेख की कंडीशन है, तो ABC यहाँ से त्रिभुज कोई क्षेत्रफल तो यहाँ पे घेर नहीं रहा ना, ये तो 0 हो जाएगा क्षेत्रफल। अगर ऐसा कोई त्रिभुज बनता तो देखिए कुछ ना कुछ क्षेत्रफल यहाँ पे आ रहा है, तो वहाँ पे क्षेत्रफल निकलता है। यहाँ पे संरेख बोला है, एक ही लाइन में यहाँ पे त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे 0 कर देंगे क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखते हैं 1/2। अब वैल्यू रख देंगे, देखिए यहाँ से देख के रखेंगे, x1 की जगह पे 2 रखेंगे और y2 की जगह पे 6 माइनस y3 की जगह पे 2। आप लोग भी यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं जो मान रख रहा हूँ, x2 की जगह पे k रखेंगे और यहाँ पे x3 नहीं y3 माइनस y1। ठीक, वैल्यू देखते रहिएगा। x3 की वैल्यू यहाँ पे 3 है और y1 3 है और y2 6 है हमारा। ठीक है, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला तिरछी गुणा होकर यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 6 में से 2 हो जाएगा तो 4, 4 दूनी 8। ठीक है, प्लस के इसमें से घटा देंगे तो माइनस का 1 आएगा, प्लस 3 इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा।
ये 8 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। के इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा और 8 माइनस 9 बचेगा, यानी के बराबर हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात कीजिए जो दी गई आकृति में DE समानांतर AB बनाता है। एक चित्र देख लीजिए ये। ठीक है, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमने चित्र बना लिया है, जो जो इसमें दिया हुआ है इसको लिख दिया है। ठीक है, एक चीज़ देखिए यहाँ पे DE समानांतर है AB के, यानी थैल्स पर में लग जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे DE समानांतर AB अतः थैल्स पर में से, थैल्स पर में से। अब इसमें हम थैल्स पर में यूज़ करेंगे। इसमें लिखेंगे कि AD बट्टा DC बराबर BE बट्टा CE। ठीक है, ये लिख के आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए इसमें वैल्यू रखते हैं। ठीक, AD की जगह पे 8x प्लस 9 और DC की जगह पे x प्लस 3 बराबर EB की जगह पे 3x प्लस 4 और C की जगह पे x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। x इंटू 8x प्लस 9 इक्वल्स टू 3x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 8x स्क्वायर प्लस 9x इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 4 3 जा 12। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, जो बचेगा दूसरे तरफ ले आते हैं। 8x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब ये आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसको हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, देखिए 12 पंजे 60 हो जाएगा, इसका हमें गुणनखंड करना है, घटा के 4 आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 6, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो इसको किस प्रकार से करेंगे कि यहाँ पे हमें घटाने पे 4 आ जाए। तो देखिए 5 तिया 15, यानी कि इसमें हो जाएगा, देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, और 3 दूनी 6, इसमें से घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 10 में से 6 घटाएंगे x और यहाँ पे 12 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लेंगे 5x, x माइनस 2 आ जाएगा, प्लस इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो x, सॉरी यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये माइनस है यहाँ पे, तो ये माइनस अगर होगा तो यहाँ पे x माइनस, यहाँ पे 6 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 6 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे x माइनस 2 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 2 आ जाएगा और ये दोनों एक साथ आ जाएगा, यानी कि 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और ये 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा और यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस का 6/5 आ जाएगा। ठीक, ये है x की दो वैल्यू इसमें आ जाएगी। बट ये नेगेटिव वाला तो हम ले नहीं सकते क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये x की वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था माइनस प्लस का, और यहाँ पे कॉमन लेना था, 6 कॉमन आ जाएगा इसमें से। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्ड जिन पर 5 से 50 तक की संख्याएँ अंकित हैं एक बक्से में रखकर अच्छी प्रकार से मिलाए गए हैं। बक्से में से एक कार्ड यादृच्छाया निकाले गए कार्ड पर निम्न के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें बताना है कि 10 से छोटी एक अभाज्य संख्या और दूसरा है एक पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है कि कार्ड जिन पर 5 से 50 तक संख्याएं अंकित है, यानी 5 से लेकर 50 तक अंकित है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कुल कार्डों की संख्या। ठीक है, कुल कार्डों की संख्या। अब देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, अगर 1 से 50 तक कार्ड होते तो टोटल कार्डों की संख्या कितनी होती, 50 होती। लेकिन यहाँ पे 1 से नहीं है, यहाँ पे 5 से है। ठीक है, 5 से 50 तक है, यानी देखिए यहाँ पे शुरू के 4 कार्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे 50 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 46, यानी कुल कार्डों की संख्या कितनी आएगी, 46 आएगी। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 10 से छोटी एक अभाज्य संख्या। तो देखिए 10 से छोटी एक अभाज्य संख्या।
अब देखिए यहाँ पे 10 से छोटी अभाज्य संख्या क्या क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, यही तो होता है। लेकिन शुरू में 1 से लेकर 4 तक का क्या अंक गायब है, तो 1 से 4 तक में 2 और 3 भी तो आता है, तो ये तो गायब हो चुका है। तो क्या क्या बचेगा हमारे पास, 5 और 7 बचेगा, यही तो बचेगा। यानी सिर्फ 2 संख्या ऐसे होंगे जो हमारे पास है, क्योंकि 2 और 3 हट चुका है, शुरू के 4 कार्ड नहीं है, पहले ही बता दिया था कारण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे 10 से छोटी एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम तो 2 होंगे और कुल परिणाम कितने हैं, 46 है, तो 2 1 कम 2 और ये 23 आ जाएगा, यानी 1/23 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके अगले भाग में कहा जा रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो देखिए एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या क्या होंगे ये हम देख लेते हैं। देखिए इसमें 1 2 3 4, 4 काट तो आएगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 से, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो देखिए 9 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा, 25, 36 और 49। ठीक है, इतने ही होंगे क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 का वर्गमूल 3, ये 4, 5, 6, 7, तो कितने होंगे 1 2 3 4 5, ऐसे 5 कार्ड है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी, यहाँ पे हिंदी लिख लीजिएगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/46। ठीक है, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पूछा है कि एक अभाज्य संख्या, दूसरा एक विषम संख्या। ठीक है, मिसप्रिंट है, विषय लिखा है, वहाँ पे विषम संख्या हो जाएगा। तो देखिए जब एक पासे को फेंका जाता है तो क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, पासा का मतलब लूडो जो होता है। ठीक है, यही तो आते हैं ना। तो इसमें अभाज्य संख्या क्या है, यहाँ पे लिखेंगे एक अभाज्य संख्या। ध्यान रखिएगा जो एक होता है वो अभाज्य नहीं होता है, वो सहअभाज्य होता है। तो अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगा, 2 3 और 5, 2 3 और 5, यानी कुल 3 ऐसे नंबर है जो अभाज्य है। ठीक है, और कुल परिणाम लिख लेते हैं। कुल परिणाम देखिए 6 ही तो आएगा, पूरे 6 है इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 3 और कुल 6 है, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक इसी में ही विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक विषम संख्या। ठीक है, या सिर्फ विषम संख्या लिख लीजिए। विषम संख्या क्या क्या होंगे, देखिए यहाँ पे 1 होंगे, 3 होंगे और 5 होंगे, ये भी 3 ही आ रहा है। तो इधर भी लिखेंगे एक विषम संख्या आने की जो प्रायिकता है वो 3/6 होंगे, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 हो जाएगा इसका भी आंसर। ठीक है, ये हिंदी लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखना है विषम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, ये लिखना पड़ता है। ठीक, बस ये आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।